हेलो दोस्तों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, आज वो उससे आगे का है। हमने देखा था पार्लियामेंटो, ठीक है, 1909 वाला। अब प्रमुख विचार भी देख लेते हैं। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का ना कोई हल हो सकता है और ना ही इसे वह हो सका। यह माइंडफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था। पार्लियामेंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। क्या मुंशी में हो रहा है कि पार्लियामेंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हमें नाग के दांत बो रहे हैं। इसके परिणाम भीषण होंगे। 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं। इसके परिणाम भीषण होंगे, लॉर्ड मार्ले ने बोला है गवर्नमेंटों को एक पत्र में। ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे। ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, लॉर्ड मार्ले ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके चारों ओर राजनीतिक घेराबंदी कर दी गई। उन्हें शेष भारत के पृथक कर दिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। प्रारंभ में घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थी, किंतु धीरे धीरे इसके विकसित होने के साथ ही इसने पूरी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था जिसका कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को विनष्ट कर देता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके चारों ओर राजनीतिक घेरेबंदी कर दी गई, उन्हें शेष भारत को पृथक कर दिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। प्रारंभ में घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, अब मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थी, किंतु धीरे धीरे इसके विकसित होने के साथ साथ इसने पूरी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। इसका प्रारंभ ठीक उसी प्रकार था जिसका कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों में विनष्ट हो जाता है। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रवाद और प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध। प्रारंभ के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में था। प्रारंभ के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तथा जापान एक और जर्मनी दूसरी ओर। ठीक है, एक मिनट फिर से देखो। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान एक तरफ थे और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की दूसरी तरफ थे। यह काल मुख्यतः राष्ट्रवाद का परिपक्व काल था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों को प्रत्युत्तर निम्न चरणों में विभक्त था। पहला चरण देखते हैं। उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा और उसे पूर्ण समर्थन दिया। उग्रवादियों, जिनमें तलक भी शामिल थे, ने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत के सुशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। तीसरा है कि जबकि क्रांतिकारियों का मानना था कि यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध आतंकवाद गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है, उन्हें इस अवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे भारतीय शीघ्र ही निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन युद्ध में अपने उपनिवेशों एवं हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारी आतंकवादियों में अपार उत्साह का संचार किया। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी तथा यूरोप में बर्लिन कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की। इनके साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा भी कुछ छिटपुट स्थानों जैसे सिंगापुर इत्यादि में क्रांतिकारी आतंकवादी कार्यवाहियां संपन्न की गई। भारत में इस अवसर को क्रांतिकारी आतंकवादियों ने एक ईश्वरीय उपहार मानकर देश को उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने की योजना बनाई। ब्रिटेन के शत्रुओं जर्मनी तथा तुर्की से आर्थिक तथा सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। गदर आंदोलन। ठीक है, गदर आंदोलन गदर दल द्वारा चलाया गया था, जिसका गठन 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका
यानी कि यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। रामचंद्र बरकतुल्लाह तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसमें सहयोग किया था। सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का मुख्यालय तथा अमेरिका के कई शहरों में इसकी शाखाएं खोली गई थी। यह एक क्रांतिकारी संस्था जिसने 1857 में के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। गदर दल कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे, जो रोजगार की तलाश में कनाडा और अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। अमेरिका एवं कनाडा के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त पश्चिमी तट में भी उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। गदर दल की स्थापना के पूर्व ही यहाँ ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी थी। इसमें रामदास पुरी, जी.डी. कुमार, तारकनाथ दास, सुवर्ण सिंह भकना की भी भूमिका मुख्य थी। 1911 में लाला हरदयाल के पहुंचने पर इनमें और तेजी आ गई। इन सभी के प्रयत्नों से 1913 में गदर दल की स्थापना की गई। इससे पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु वैंकूवर यानी कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह एवं सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जा चुकी थी। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भी क्रांतिकारी आतंकवाद की सहायता से भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराना था। विदेशों से ब्रिटेन विरोधी आतंकवादी गतिविधियों के संचालन में गदर दल की मुख्य भूमिका रही। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन करना, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों को मध्य कार्य करना और उनमें ब्रिटेन विरोधी भावनाएं जगाना, हथियार प्राप्त करना, भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य उन्हें वितरित करना, एक एक करके सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में विद्रोह प्रारंभ करना। गदर दल की गतिविधियों में लाला हरदयाल की भूमिका सबसे प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सरावा, बरकतुल्लाह और भाई परमानंद भी गदर दल के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। इन सभी ने भारत में स्वतंत्रता की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 1913 में गदर दल की स्थापना के पश्चात जैसे ही इसकी गतिविधियां प्रारंभ हुई, दो अन्य घटनाओं ने इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। ये घटनाएं थी कामांगाटा मारू प्रकरण एवं प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। ठीक है, कामांगाटा मारू प्रकरण एवं प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। जो कामांगाटा मारू प्रकरण देखते हैं इसको, इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस कांड ने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। पंजाब की क्रांतिकारी बाबा गुरुदित्ता सिंह ने एक जापानी जलपोत कामांगाटो मारू को भाड़े में लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया। ठीक है, 351 पंजाबी सिख थे और 21 मुसलमान थे जिनको सिंगापुर के वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया था। किसने किया? गुरुदित्ता सिंह ने। इसका उद्देश्य था कि वे लोग वहां जाकर स्वतंत्रता एवं सुखमय जीवन व्यतीत करें और बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें, किंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी। मजबूरन यह जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। इस जहाज के यात्रियों का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा की सरकार ने उन्हें वापस लौटाया है। कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरुदित्ता सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु वे बच निकले। शेष यात्रियों को जबरन पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया, किंतु यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया। ठीक है, शेष यात्रियों को जबरन पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया, किंतु यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया। फलतः पुलिस और यात्रियों के बीच मुठभेड़ हुई और 22 लोग मारे गए। शेष यात्रियों को विशेष रेलगाड़ी द्वारा पंजाब पहुंचा दिया गया। बाद में इनमें से अधिकांश ने अनेक स्थानों पर डाके डाले, मतलब चोरी की। कामांगाटा मारू एवं प्रथम विश्व युद्ध, मतलब कामांगाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से गदर दल के नेताओं अत्यधिक उत्तेजित हो गए। उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने विदेशों में रहे क्रांतिकारी आतंकवादियों से भारत जाकर ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने का आह्वान किया। इन क्रांतिकारियों ने धन एकत्रित करने हेतु अनेक स्थानों पर राजनीतिक डकैतियां डाली। जनवरी-फरवरी 1915 में पंजाब में हुई राजनीतिक डकैती के महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। इन डकैतियों की वास्तविक मंशा कुछ भिन्न नजर आई। 5 में से 3 घटनाओं में छापामारों ने प्रमुख निशाना जमींदारों को बनाया और उनके ऋण
संबंधित कागजातों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार इन घटनाओं ने पंजाब में स्थिति अत्यंत विस्फोटक एवं तनावपूर्ण बना दी। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी, ठीक है, फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीय भारत जाने के लिए इकट्ठे हुए। विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा किया गया। कई भारतीय सैनिकों की रेजिमेंटों को विद्रोह करने के लिए तैयार किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश अधिकारियों ने इस विद्रोह की जानकारी मिल गई और सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के द्वारा तुरंत कार्रवाई की। अब ये क्या था, संदिग्ध सैनिक रेजिडेंटों को भंग कर दिया गया। जिन रेजिडेंटों पर शक था, भारतीय रेजिडेंट, को भंग कर दिया गया। विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और देश से निर्वासित कर दिया गया। विद्रोहियों में से 45 पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। रासबिहारी बोस जापान भाग गए, जहां से अंबानी मुखर्जी के साथ वे क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते रहे। ठीक है, जहां से अंबानी मुखर्जी के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते रहे। कई बार उन्होंने भारत में हथियार भेजने का प्रयास किया तथा सचिन सान्याल को देश से निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रहे आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए उसी प्रकार के दमन का सहारा लिया, जैसे कि उसने 1857 के विद्रोह के समय लिया था। सरकार पहले ही क्रांतिकारी और राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए अनेक कानून बना चुके थे। भिन्न अधिनियमों को मिलाकर 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया। भिन्न अधिनियम को मिलाकर 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया, किंतु इस अधिनियम का सबसे प्रमुख उद्देश्य गदर आंदोलन को कुचलना था। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां की। विशेष रूप से गठित अदालतों ने सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा सुनाई। विद्रोही सैनिकों को सैन्य न्यायालयों द्वारा कड़ी सजा दी गई। पंजाब जो कि गदर आंदोलन का गढ़ समझा जाता था, यहाँ अनेक लोगों द्वारा दमन किया गया। सरकार ने अपने कुचक्र में बंगाली उग्रवादियों को भी कड़ी सजाएं दी। गदर आंदोलन का मूल्यांकन देखते हैं। गदर आंदोलन को अपने उद्देश्य के कार्यान्वयन हेतु हथियार, धन, प्रशिक्षण और समयानुकूल योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश इनमें से सभी अवस्था पूर्ण न हो सके। गदर दल के समर्थकों को आवाज नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतनी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही गदर आंदोलनकारियों ने अपनी शक्ति और संगठन का आंकलन किए बिना ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। गदर आंदोलन का अभियान मुख्यतः क्रुद्ध और असंतुष्ट प्रवासी भारतीयों पर निर्भर था, जो श्वेत वर्गीय ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे। किंतु आंदोलनकारियों ने भारतीय जनमानस में अपनी पैठ जमाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। वे भारतीय समुदाय को उचित समय पर संगठित भी नहीं कर सके। आंदोलनकारी विशालकाय ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं लगा सके तथा मिथ्या अवधारणा को पाले रहे कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण माहौल तैयार हो चुका है तथा इसमें केवल चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। आंदोलनकारियों में निरंतरता प्रदान करने वाले विभिन्न पहलुओं में साम्य स्थापित करने वाले नेतृत्व का अभाव रहा है। यद्यपि उन्होंने भारतीयों को सशस्त्र राष्ट्रवाद की शिक्षा तो दी, किंतु उसका समयानुकूल प्रयोग नहीं सिखा सके। लाला हृदयलाल विभिन्न विचारधाराओं के अच्छे सम्मिश्रक एवं प्रचारक थे, किंतु उनमें कुशल नेतृत्व एवं संगठनात्मक सामर्थ्य का अभाव था। उनके असमय अमेरिका छोड़ने से आंदोलन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। वह नेतृत्व विहीन हो गया, उसका संगठन भी बिखर गया। यद्यपि गदर आंदोलन अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा, किंतु उसकी महत्ता इस बात में है कि उसने क्रांतिकारी गतिविधियों में धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा दी। इस दल के समर्थकों में विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी थे तथा सभी ने कंधे से कंधे मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया। हालांकि उचित आकलन, दूरगामी रणनीति, सुदृढ़ संगठन एवं कुशल नेतृत्व के अभाव के कारण यह विफल हो गया। ठीक है, किंतु कई स्थानों पर इसने अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिला दिए, मतलब इसके पैर हिला दिए। यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हृदयलाल एवं अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिमेरन प्लान के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इन क्रांतिकारियों को उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना था। अप्रवासी भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था।
हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना था, किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना था। यूरोप स्थित क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विश्व के विभिन्न भागों जैसे कि बगदाद, ईरान, तुर्की, काबुल में अनेक क्रांतिकारियों को भारतीय सैनिकों एवं भारतीय युद्ध बंदियों के मध्य कार्य करने के लिए भेजा। इनका कार्य भारतीय सैनिकों एवं विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे भारतीयों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावना जागृत करना था। इसी प्रकार के एक शिष्टमंडल राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्लाह एवं ओबैदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया, जहां उसने युवराज अमानुल्लाह के सहयोग से अस्थायी भारत शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। सिंगापुर के विद्रोह। इस दौर में विदेश में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं में सिंगापुर में हुए विद्रोह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने जमादार चिश्ती खां, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सरकार ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया। घटना से संबद्ध 37 नेताओं को फांसी दे दी गई। 41 को आजीवन कारावास कठोर दंड दिया गया। ठीक है, सिंगापुर का विद्रोह। इस विद्रोह में विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं में सिंगापुर में हुए विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने जमादार चिश्ती खां, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खां के नेतृत्व में विद्रोह किया और इसको बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। 37 को फांसी दे दी गई और 41 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं। इस काल में भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र मुख्यतः पंजाब एवं बंगाल रहे हैं। बंगाल में होने वाली विभिन्न घटनाओं में रासबिहारी बोस एवं सचिन सान्याल की भूमिका रही है। इन दोनों क्रांतिकारियों ने पंजाब लौटे गदर दल के नेताओं के सहयोग से अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। अगस्त 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के रोडमा फर्म के कर्मचारियों की सहानुभूति से इसे लूट लिया और 15 माउजर पिस्तौल एवं लगभग 46,000 राउंड गोलियां लेकर भाग निकले। बंगाल के एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी नेता जतिन मुखर्जी थे, जिनका नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी कार्य किए। इनमें रेलवे पटरियों को उखाड़ना, कोर्ट विलियम किले का घेराव, जर्मन हथियारों को वितरित करना इत्यादि शामिल था। किंतु कमजोर संगठन एवं संयोजन के अभाव में क्रांतिकारियों के अधिकांश प्रयास फेल हुए। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर बाधा जतिन मुखर्जी पुलिस के हाथ लड़ते हुए शहीद हो गए। ठीक है, तो जतिन मुखर्जी कहाँ पर? बालासोर नामक स्थान पर शहीद हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इस क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ समय के लिए थोड़ा विराम आया, जब सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत पकड़े गए राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया। साथ ही मांटेग्यू चमड़ोल सुधार 1919 लागू करने से अनुरंजक वातावरण बन गया। इसके अतिरिक्त इसी समय भारतीय राजनीति में गांधी जी एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता के रूप में आगे आए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का सिद्धांत दिया। इन सभी कारणों से देश में क्रांतिकारी गतिविधियां में धीमापन आया। होम रूल लीग। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की एक अन्य कम नाटकीय लेकिन अधिक प्रभावशील प्रतिक्रिया हुई। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक को होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारतीयों की कम प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में इसने अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यद्यपि यह आंदोलन स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसने तत्कालीन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। भारतीय होम रूल लीग का गठन आयरलैंड के होम रूल लीग के नमूने पर किया गया था, जो तत्कालिक परिस्थितियों में तेजी से उभरी हुई प्रतिक्रियात्मक राजनीति के नए स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता था। एनी बेसेंट और तिलक इस नए स्वरूप के अगुवा थे। आंदोलन प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारक। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर दबाव डालना आवश्यक है। माली मीडिया सुधारों का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरम पत्तियों का भ्रम सरकार से निष्ठा से टूट गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा
भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर आरोपित कर दिया गया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। इन कारणों से भारतीय त्रस्त हो गए और वे ऐसे किसी भी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। यह विश्व युद्ध तत्कालीन विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच अपने अपने हितों को लेकर लड़ा गया था और इसमें अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया। युद्ध के पश्चात श्वेतों की अजेयता का भ्रम भी टूट गया था। 5 जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हुए। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वे पुनः किसी सुअवसर की तलाश में थे। उन्होंने सरकार को अपने सहयोगात्मक रूप को समझाने का प्रयत्न किया। आयरलैंड की होम रूल लीग के तर्ज पर उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की मांग की। तिलक ने कहा कि हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल लीग जिसे आंदोलन के द्वारा भारतीयों की दशा में सुधार लाने की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि संकट की इन क्षणों में हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। 1896 में आयरलैंड की थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिस्ट महिला 1896 में आयरलैंड की थियोसॉफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आए। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किया। इस लीग के माध्यम से वे अपने विचारों को जनता में प्रसारित कर अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों की होम रूल लीग ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उत्तरदायियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ ही अतिवादी राष्ट्रवादियों का भी समर्थन आवश्यक है। 1914 में नरमपंथियों एवं अतिवादियों के मध्य समझौते प्रयास के असफल हो जाने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने स्वयं के प्रयासों से राजनीतिक परिस्थितियों को जीवित करने का निश्चय किया। 1915 के प्रारंभ से एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशी स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया एवं कॉमनवील नामक पत्र का प्रकाशन किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सम्मुख भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग की दृढ़ता की। 1915 के कांग्रेस के आवार्षिक अधिवेशन में तिलक एवं एनी बेसेंट के अपने प्रयासों से थोड़ा सफलता मिली। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया जाए। यद्यपि एनी बेसेंट प्रारंभ में अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सकी थी। अधिवेशन में एनी बेसेंट अपनी होम रूल लीग योजना के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के असफल रही, किंतु कांग्रेस शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक मांगों का प्रचार प्रसार करने तथा स्थानीय कांग्रेस कमेटियों को पुनः सक्रिय करने पर अवश्य सहमत हो गई। इसके पश्चात एनी बेसेंट ने कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त करने का इंतजार न करते हुए स्वयं के प्रयासों से होम रूल लीग के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने घोषित किया कि चूंकि कांग्रेस ने उनकी लीग को स्वीकृति प्रदान करने में अनिवार्य कदम नहीं उठाए हैं, फलतः लीग के माध्यम से वे अपने उद्देश्यों को स्वयं प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के किसी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए पृथक पृथक लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तिलक की होम रूल लीग देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की। इसकी शाखा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बिहार में खोली गई। इसमें टोटल 6 शाखाएं थीं। स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। एनी बेसेंट की होम रूल लीग, तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई। इसमें लगभग 200 शाखाएं थीं। जॉर्ज अरुडेल को लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया। यद्यपि बेसेंट की लीग का संगठन तिलक की होम रूल लीग की तुलना में कमजोर था, किंतु इसके सदस्य की काफ़ी बड़ी संख्या थी। बेसेंट की लीग में अरुडेल के अलावा B.M. बाडिया एवं C.P. रामास्वामी अय्यर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे होम रूल लीग आंदोलन लोकप्रिय होने लगा तथा इसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। इसके प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहन अली जिन्ना, तेज बहादुर संप्रू, लाल लाजपत राय प्रमुख थे। इनमें से कुछ नेताओं को स्थानीय शाखाओं का प्रमुख नियुक्त किया गया। इनके अतिवादी राष्ट्रवादी, जिनका कांग्रेस की कार्यप्रणाली से मोह भंग हो चुका था, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए।
गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अन्य एक सदस्य ने भी इस आंदोलन की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर भी एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय बहुसंख्यक मुसलमान और दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां इस आंदोलन से दूर रहीं, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल लीग का तात्पर्य हिंदुओं, मुख्यतः उच्च जातियों का शासन से है। अब होम रूल लीग आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। ठीक है, होम रूल मतलब होता है कि स्वशासन, ठीक है, मतलब खुद का शासन। इसमें भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने के पिछले सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। तब भारत के राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र जैसे गुजरात एवं सिंध तक अपनी पैठ बनाई। आंदोलन का उद्देश्य पुस्तकालयों का एवं अध्ययन कक्षों जिनमें राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित पुस्तकों का संग्रह हो तथा जनसभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। इसके लिए लीग ने समाचार पत्रों, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षा का आयोजन, पंपलेट्स, पोस्टर कार्ड, नाटकों एवं धार्मिक गीतों जैसे माध्यमों को भी अपने प्रयासों में सम्मिलित किया। लीग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए कोष बनाए, धन एकत्रित किया, सामाजिक कार्यों का आयोजन किया, स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभाई। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया। 1917 की रूसी क्रांति से भी लोगों के कार्यों में सहायता मिली। रूसी क्रांति कब हुई? 1917। लीग के प्रति सरकार का रुख। सरकार ने लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की और लीग के कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की तथा राजनीतिक सभाओं पर उनमें भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया, उनके पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों बीपी बाडिया एवं जॉर्ज अर्डेल को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, जब जून 1917 को एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगी बीपी बाडिया एवं जॉर्ज अर्डेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई। अत्यंत नाटकीय ढंग से सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी तथा तिलक ने सरकारी दमन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम प्रारंभ करने की वकालत की। सरकार को विश्वास था कि इन कार्रवाइयों से होम रूल आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु उसका उल्टा हो गया। सरकार कुचक्र के विरोध में आंदोलनकारियों में संगठित हो गए एवं कई अन्य राष्ट्रवादी इसमें शामिल हो गए। तिलक ने घोषणा की कि यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव E.S. मॉन्टेग्यू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्था के कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने भी सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया। इसके पश्चात होम रूल लीग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। क्या कारण था कि 1919 आते आते आंदोलन धीमा पड़ गया। 1919 तक आते आते होम रूल लीग आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ने लगा। इसके पीछे कई कारण थे जो इस प्रकार थे। आंदोलन में प्रभावी संगठन का अभाव। अब आंदोलन में प्रभावी संगठन का अभाव कैसे? क्योंकि इसमें जो एनी बेसेंट थे, तिलक थे और बाडिया थे, ये सब अर्डेल थे, अर्डेल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कि इस आंदोलन में नेतृत्व नहीं रहा। 1917 से 1918 में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये जो होम रूल आंदोलन था वो अहिंसात्मक आंदोलन था, लड़ा झगड़े वाला करके सुशासन नहीं पाना था उन्हें। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों का आश्वासन देने तथा बेसेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्ट हो गए। आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाए जाने की बात से नरमपंथी आंदोलन से पृथक होने लगे। 1918 के पश्चात तो उनकी भागीदारी बिल्कुल नाम मात्र की रह गई। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के सार्वजनिक होने से राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद पैदा हो गए और सैद्धांतिक आधार पर वे विभाजित होने लगे।
सितंबर 1918 में एक मुकदमे के सिलसिले में तिलक विदेश चले गए, जबकि सुधारों के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध के मुद्दे पर एनी बेसेंट विचलित हो गई। बेसेंट द्वारा आंदोलन को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान कर पाने की अक्षमता तथा बाल गंगाधर तिलक के विदेश में होने के कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। आंदोलन की उपलब्धियां देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन की अनेक उपलब्धियां भी रही हैं, जो इस प्रकार है। आंदोलन ने केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जन सामान्य की महत्ता को प्रतिपादित किया। सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। इसने देश एवं शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क स्थापित किए। आंदोलन की यह उपलब्धि बाद के वर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरमोत्कर्ष में देश के हर शहर ने सक्रिय भूमिका निभाई, जो इस आंदोलन के सांगठनिक स्वरूप की देन ही थी। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी को जन्म दिया। उसने भारतीय समुदाय को राजनीतिक के गांधीवादी आदर्शों का प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा तथा मॉन्टफोर्ड सुधार काफी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित थे। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम और गर्म दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने से अत्यंत सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर था। होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा एवं आयाम प्रदान किया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता 1916। अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गर्म दल यानी अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। इसके कई कारण थे। पुराने विवाद अब अप्रासंगिक एवं अर्थहीन हो गए थे। उदारवादियों तथा अतिवादियों दोनों ने महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों में एकता के अथक एवं सराहनीय प्रयास किए थे। उदारवादियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए तिलक ने घोषित किया कि वे भारत में प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं, न कि ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने की। उन्होंने हिंसात्मक तरीकों को न अपनाए जाने की वकालत की। दो प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि ये दोनों ही नेता उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालत में उग्रवादियों से एकता नहीं चाहते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता देखते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने सरकार के पक्ष समक्ष अपनी समान मांगें प्रस्तुत की। कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय युवा क्रांतिकारी आतंकवादियों में मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ थी। फतह लीग के कांग्रेस के समीप आने से कांग्रेस के साम्राज्यवादी विरोधी अभियान को और गति मिल गई। मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समीप आने के कई कारण थे। 1912 से 13 के बाल्कान युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया। 1912 से 13 के बाल्कान युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया। इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की की शक्ति क्षीण हो गई तथा उसका सीमा क्षेत्र संकुचित हो गया। उस समय तुर्की के शासक का दावा था कि वह सभी मुसलमानों का खलीफा या प्रधान है। भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। ब्रिटेन द्वारा युद्ध में तुर्की का सहयोग न दिए जाने से भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए। फलतः मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के से सहयोग करने का निश्चय किया, जो ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चला रही थी। बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने के सरकारी निर्णय से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 में इस विभाजन का जोरदार समर्थन किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने के सरकारी निर्णय से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 के इस विभाजन को जोरदार समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसे सरकारी सहायता दिए जाने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान रुष्ट हो गए।
मुस्लिम लीग के तरुण समर्थक धीरे धीरे सशक्त राष्ट्रवादी राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे थे। उन्होंने अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांतों को उभारने का प्रयत्न किया। 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने निश्चित किया कि वह भारत के अनुकूल स्वशासन की स्थापना में किसी अन्य ग्रुप या दल को सहयोग कर सकता है, बशर्ते यह भारतीय मुसलमानों के हितों में पर कुठाराघात न करे, उनके हित सुरक्षित बन सकें। इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की सुशासन की अवधारणा समान हो गई और इससे उन्हें पास आने में सहायता मिली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया, समाप्त नहीं व्याप्त हो गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल और मोहम्मद अली के पत्र कामरेड को सरकारी दमन का निशाना बनना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अली बंदियों, मौलाना आज़ाद एवं हसरत मोहानी को नजरबंद कर दिया गया। सरकार की इन नीतियों से युवा मुसलमानों को, विशेषकर लीग के युवा सदस्यों में साम्राज्यवादी विरोधी भावनाएं जागृत हो गईं तथा वे उपनिवेशी शासन को समूल नष्ट करने हेतु तो अवसर की तलाश करने लगे। उपयुक्त कारकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के एकीकरण को संभव बना दिया। कांग्रेस एवं लीग में इस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचन भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बम्बई सहित सिंध में 33%, यूपी में 30% और बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15% और मद्रास में 15% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गई, यानी कि आरक्षित कर दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से 1/9 मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया। इनके निर्वाचन हेतु सामुदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई। यह निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा का कोई प्रस्ताव किसी समुदाय के हितों के विरुद्ध हो तथा 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करें तो उसे पास नहीं किया जाएगा। एकीकरण के फलस्वरूप जहां एक और मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार को संयुक्त संवैधानिक मांगों का प्रस्ताव पेश करने पर सहमत हो गई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। समझौते के पश्चात कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांगें पेश की, जो इस प्रकार थी। सरकार भारत को उत्तरदायित्व पूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं। 22 राज्य की कार्यकारी परिषद में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय हों। प्रमुख विचार देख लो। भारतीय अधिवेशन के अध्यक्ष जो अंबिका मजूमदार हैं, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ आयोजित वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे, उन्होंने क्या कहा है? 10 वर्षों के पीड़ादायक अलगाव, गलतफहमी के धरातल में परिभ्रमण तथा दुखद विवादों के पश्चात कांग्रेस के दोनों गुटों ने यह सच्चाई महसूस की है कि एकता में शक्ति है और विभाजन में विनाश। समझौते के नकारात्मक पहलू देख लेते हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त मंच का गठन तो कर लिया, किंतु इसके समझौते प्रावधान के निर्धारण में दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव परिलक्षित हुआ। कांग्रेस द्वारा लीग की प्रस्तावित सामुदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर ली जाने से एक समान मंच और राजनीति की 2 अलग-अलग दिशाओं का युग प्रारंभ हो गया। यह प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा को अंकुरित किया। इसके अतिरिक्त लखनऊ समझौते में कांग्रेस और लीग के नेताओं ने आपस में एकता की व्यवस्था तो कर ली, किंतु हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों को आपस में लाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। समझौते के सकारात्मक पहलू। सामुदायिक निर्वाचन पद्धति के विवादास्पद प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि अल्पसंख्यकों के मन में बहुसंख्यक हिंदुओं का भय दूर हो गया। समझौते के पश्चात मुसलमान ये मानने लगे कि उनके हितों को अब हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है। दूसरा, समझौते से भारतीयों में एकता की नई भावना का विकास हुआ। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई ताकत मिली। समझौते के पश्चात स्थापित हुई एकता को सरकार ने महसूस किया तथा उसने भारतीयों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रयास किए। इसी के फलस्वरूप अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणाएं सार्वजनिक की गई। मॉन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917।
मॉन्टेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे। मॉन्टेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे। इस पद पर नियुक्त होने के कुछ समय पश्चात ही मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को कॉमन्स सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार को भी पूर्ण सहमत है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े और स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो और यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने यह निश्चित कर लिया कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अतिशीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि यह प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन भारत के लोगों की भलाई और उन्नति का उत्तरदायित्व है, वे ही समय और प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे और यह उनके सहयोग पर निर्भर होगा। जो अब सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे अथवा जिस सेवा तक वे उस विश्वास को निभाएंगे जो उनकी उत्तरदायित्व की चेतना पर किया जा सकता है। मॉन्टेग्यू घोषणा का महत्व। इस घोषणा से राष्ट्रवादियों को स्वशासन या होम रूल लीग मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। घोषणा के पश्चात भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में विप्लव या विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई, क्योंकि सरकार ने उसे अपनी नीतियों में सम्मिलित कर लिया। इससे 1909 में माले द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न असंतोष एवं विरोध भी समाप्त हो गया। भारतीयों की आपत्ति। उक्त उपलब्धियों के साथ ही भारतीय नेताओं को घोषणा के संबंध में दो आपत्तियां भी थीं, जो इस प्रकार थीं। घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी। उत्तरदायी शासन की प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार को ही था। इस बात से भारतीय असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए अच्छे या बुरे का निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को नहीं है, अपितु इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहयोगी बनाया जाना चाहिए। तो अब सारांश देख लेते हैं। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण अंग्रेज राज्य के सही स्वरूप की पहचान। भारतीयों द्वारा महसूस किया जाना कि ब्रिटिश सरकार का स्वरूप शोषणात्मक है तथा वह भारतीयों की आर्थिक प्रगति के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का शोषण करने में लगी हुई है। भारतीयों में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि, शिक्षा के विकास का प्रभाव, इसके फलस्वरूप भारतीयों में जागृति आई और बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी में वृद्धि के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तत्कालिक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता को मिथक को तोड़ दिया। इन घटनाओं प्रमुख थे। एक छोटे से देश जापान का आर्थिक महाशक्ति के रूप में अभ्युदय, इथियोपिया ने अबसीनिया की इटली पर विजय, ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला बोवार का युद्ध, जो 1899 से 1902 तक हुआ। जापान की रूस पर विजय 1905 में। विश्व के अनेक देशों में के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। उदारवादियों की उपलब्धियों में असंतोष। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, जैसे कि कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम 1899, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल का विभाजन 1905। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा, एक प्रशिक्षित नेतृत्व। उग्रवादियों का सिद्धांत देखते हैं। ब्रिटिश शासन से घृणा करना, जन समूह की शक्ति एवं ऊर्जा में विश्वास, स्वराज्य मुख्य लक्ष्य है और प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं आत्मत्याग की भावना में विश्वास, भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों में विश्वास, भारतीय समारोह के आयोजन के पक्षधर, प्रेस एवं शिक्षा का विकास के पक्षधर। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन जो कि 1903 में सार्वजनिक हुआ और 1905 में लागू किया गया। बंगाल विभाजन जो कि 1903 में सार्वजनिक हुआ, बंगाल का विभाजन, और 1905 में लागू किया गया के विरोध में प्रारंभ हुआ। बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के लिए सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ समय तक सरकार का यह तर्क सही था, किंतु उसकी वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। विभाजन के फलस्वरूप सरकार ने बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया। पहले भाग से पूर्वी बंगाल तथा असम और दूसरे भाग से शेष बंगाल को रखा गया। उदारवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान 1903 से लेकर 1905 चला। उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई, उनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा, पृथ्वी चंद्र राय,
प्रमुख थे। उदारवादियों ने विरोध प्रदर्शन स्वरूप जो तरीके अपनाए थे, जनसभाओं का आयोजन, याचिकाएं, संशोधन प्रस्ताव, पंपलेट्स एवं समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध। बंगाल विभाजन के संबंध में उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियां। बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। विरोध के तरीके: विदेशी वस्तुएं एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, जनसभाओं का आयोजन एवं उग्र प्रदर्शन करना, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन करना, विरोध प्रदर्शन हेतु परंपरागत लोकप्रिय त्योहार एवं मेलों का आयोजन करना, आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर बल, स्वदेशी एवं या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, स्वदेशी या भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन, भारतीय संगीत तथा भारतीय चित्रकला का नया आयाम, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन, शिक्षा संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी सेवाओं इत्यादि का बहिष्कार। विरोध आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों द्वारा अपने हाथों में लेने का कारण। विरोध आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों द्वारा अपने हाथ में लेने का कारण देख लेते हैं। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का विशेष परिणाम न निकलना। उदारवादियों के संवैधानिक तरीकों से उग्रवादी असहमत थे। विरोध अभियान को असफल बनाने हेतु सरकार की दमनकारी नीतियां। आंदोलन का सामाजिक आधार: छात्र, महिलाएं, जमींदारों का एक वर्ग तथा शहरी निम्न वर्ग एवं साधारण वर्ग। शहरों एवं कस्बों के मध्य वर्ग ने पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि मुसलमान सामान्यतः आंदोलन से पृथक रहे। बंगाल विभाजन का रद्द होना। क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने से भय से 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण: सरकार की कठोरात्मक दमनकारी कार्रवाइयाँ, प्रभावी संगठन का अभाव एवं अनुशासनात्मक दिशाहीनता। सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना। राष्ट्रवादी नेताओं की आपसी कलह, संकुचित सामाजिक जनाधार। आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां: व्यापक सामाजिक प्रभाव, क्योंकि समाज के अब तक के निष्कर्ष वर्ग ने बड़ी सक्रियता के साथ आंदोलन में भाग लिया। आगे के आंदोलन को इस आंदोलन ने प्रभावी दिशा एवं उत्साह दिया। सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी, विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा, भारतीय साहसिक, राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक एकता की महत्ता से परिचित हुए। भारतीयों के समक्ष उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की पारस्परिक मंशा उजागर हो गई। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907। उदारवादी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे तथा केवल वे विदेशी कपड़ा और शराब का ही बहिष्कार करने के पक्षधर थे। उग्रवादी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को न केवल पूरे बंगाल में अपितु देश के अन्य भागों में भी चला जाने तथा इसमें विदेशी कपड़ा एवं शराब के साथ सभी सरकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, सरकारी सेवाओं तथा नगरों, निकायों इत्यादि के बहिष्कार का मुद्दा भी सम्मिलित किए जाने की मांग कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के दमन हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास: राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। क्रांतिकारी आतंकवाद उदय के कारण: उदारवादियों की असफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया तथा आंदोलन के नेताओं का युवा शक्ति एवं ऊर्जा के सही प्रयोग में असफल रहना। सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण शांतिपूर्ण आंदोलन की संभावना का समाप्त हो जाना। एवं युवा राष्ट्रवादियों में अतिशीघ्र परिणाम प्राप्त करने की अभिलाषा एवं युवा राष्ट्रवादियों का प्रभावी संगठन बनाने में राष्ट्रवादी नेताओं की असफलता। मुख्य कार्यक्रम देखते हैं। अलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा शासकों को आतंकित करना, भारतीयों के मनोमस्तिष्क से अंग्रेजों के सशक्तिकरण एवं अजय होने के भय को दूर करना, रूसी निहिलिस्टों एवं आयरलैंड के आतंकवादियों की तरह व्यक्तिगत रूप से विध्वंसक गतिविधियां संपन्न करना, सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैन्य षड्यंत्र करना, डकैती एवं लूटपाट करके धन एकत्रित करना। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियां: 1902 बंगाल में 1902 में मिदनापुर एवं कलकत्ता के प्रथम क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना, अनुशीलन समिति। 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1905 से 1906 तक क्रांतिकारी आतंकवादियों का समर्थन एवं प्रचार करने वाले अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिनमें संध्या सबसे प्रमुख है। 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा बंगाल के अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का असफल प्रयास। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में न्यायाधीश श्री किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास। अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष और अन्य पर
अलीपुर षड्यंत्र कांड अभियोग चलाया गया। 1908 पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा 12 में डकैती। 1909 में अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित सरकारी प्रोसिक्यूटर की कलकत्ता में हत्या। 1912 में रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर दिल्ली में के चांदनी चौक पर बम फेंका। 13 लोग गिरफ्तार और दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। संध्या और युगांतर नामक समाचार पत्रों द्वारा क्रांतिकारी आतंकवादियों की उक्त गतिविधियों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। महाराष्ट्र 1879 वासुदेव बलवंत फड़के 1879 वासुदेव बलवंत फड़के के रामोसी कृषक दल द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ। 1890 से बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति आस्था जगाने और क्रांतिकारी आंदोलन आतंकवादियों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु शिवाजी महोत्सव एवं गणेश महोत्सव प्रारंभ किए। उन्होंने अपने पत्रों मराठा और केसरी के द्वारा क्रांतिकारी आतंकवाद को प्रोत्साहन करने का प्रयास किया। 1897 पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैड एवं लेफ्टिनेंट एयरहर्स्ट की चापकर बंधुओं ने हत्या कर दी। 1899 विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा गुप्त सभा यानी मित्र मेला की स्थापना की गई। 1904 में मित्र मेला का कोई अपने भारत में विलय कर लिया गया। 1909 में अपने भारत के एक सदस्य अनंत कहानरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई। पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवादियों को प्रोत्साहन करने में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, लालचंद फलक एवं सूफी अम्बा प्रसाद की मुख्य भूमिका रही। विदेशों में क्रांतिकारी आतंकवाद इंग्लैंड देखते हैं। श्यामाजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला हैदरलाल की भूमिका रही है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई। इंडिया हाउस से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया गया। इंडिया हाउस में भी सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। फ्रांस आर.एस. राणा और श्री भिकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियों जारी रखने का प्रयास किया। यहाँ से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया। अमेरिका और कनाडा लाला हृदयलाल प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर दल की स्थापना की गई। गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। जर्मनी लाला हृदयलाल के अमेरिका से जर्मनी तक पहुंचने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई। बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय प्रमुख नेता थे। माले मेट्रो सुधार 1909 केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामजद एवं बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थी। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था की गई। निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। इस प्रकार भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली प्रारंभ की गई। व्यवस्थात्मक सभाओं के अधिकारों की वृद्धि की गई। सदस्यों का आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने, सभी हितों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इन सुधारों के पीछे सरकार की मंशा थी कि राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित कर दिया जाए, नरमपंथियों में एवं मुसलमानों को लालच देकर सरकार के पक्ष में कर लिया जाए। विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से प्रभावित न करने के कारण अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हुई। निर्वाचन की पद्धति बहुत ज्यादा अस्पष्ट थी। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में लाला हृदयलाल, रामचंद्र, बाबन सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकत उल्लाह, भाई परमानंद द्वारा गदर दल का गठन, गदर दल के कार्यक्रम देख लेते हैं। सरकारी अधिकारियों की हत्या, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन, विदेशों में पद स्थापित भारतीय सेना के मध्य कार्य करना, क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्रित करना, ब्रिटेन के सभी उपनिवेशी न केवल भारत में एक विद्रोह प्रारंभ करना, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा कामागाटा मारू प्रकरण सितंबर 1914 से गदर दल की गतिविधियों और तेजी हो गई। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई।
किंतु विश्वासघात के कारण ये योजना असफल हो गई। गदर दल के कार्यक्रमों को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया। यूरोप में बद्रीनाथ चट्टोपाध्याय एवं उनके सहयोगी टर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विश्व के कई भागों में जैसे कि बगदाद, ईरान, तुर्की और काबुल में विभिन्न क्रांतिकारी मिशन भेजे। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को बरेली से कुचल दिया गया। सितंबर 1915 में ओडिशा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर बाधा जतिन पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर इसे भारत में एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया। आंदोलन के प्रारंभ होने में सहायक कारक राष्ट्रवादियों के वर्ग का यह विश्वास था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु उस पर दबाव डालना आवश्यक है। पार्लियामेंट्री सुधारों से मोहभंग हुआ। युद्ध के उपरांत भारतीयों पर आरोपित आर्थिक बोझ से त्रस्त भारतीय किसी आंदोलन में भाग लेने के लिए तत्पर थे। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के तत्कालीन परिस्थितियों में युग नेतृत्व प्रदान किया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंशा का उजागर हुआ। आंदोलन का उद्देश्य होम रूल एवं स्वशासन की अवधारणाओं से भारतीयों को परिचित कराना। तिलक की होम रूल लीग। तिलक ने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में खुली गई। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। एनी बेसेंट की होम रूल। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में इसकी स्थापना की और शेष भारत में इसकी लगभग 200 शाखाएं खोली गई। कालांतर में कई अन्य नेता होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ गए, जिनमें नरमपंथी कांग्रेसी भी। आंदोलन की विधियां: जनसभाओं का आयोजन, परिचर्चा आयोजन, पुस्तकालय अध्ययन कक्षाओं की स्थापना, सम्मेलन का आयोजन, विद्यार्थियों की कक्षाएं आयोजित करना, समाचार पत्र, पंपलेट्स, पोस्टर कार्ड एवं नाटकों के माध्यम से भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन की वास्तविक अर्थों से परिचित कराना। आंदोलन के प्रति सरकार का रुख: दमनात्मक कार्रवाई, राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध, तिलक एवं एनी बेसेंट पर मुकदमा, राजनीतिक गिरफ्तारियां इत्यादि। आंदोलन की उपलब्धियां: भारतीयों में चेतना का प्रसार, देश एवं शहरों के बीच सांगठनिक संपर्क की स्थापना, जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी का निर्माण, उग्रवादियों एवं नरमपंथियों के मध्य पुनर्एकीकरण को प्रोत्साहन, जिसके फलस्वरूप 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। उग्रवादी पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त घोषणा पत्र, कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की मांगें स्वीकार की गई। इसके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दूरगामी परिणाम हुए। तो अभी तक हमने जो एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 4, अब हम उसको नोट करेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उस सबको पूरा पूरा नोट करेंगे। अब इसको नोट करते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को नोट करेंगे और टिक करेंगे। देखो, मार्क्स जो प्रमुख विचार हैं इन सबको आपको एक बार अच्छे से देखना है। तो हम इन सबको पढ़ के चलेंगे कि 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का कोई हल हो सकता है और ना ही इससे वह हो सकता है। माइंडफुल रिपोर्ट ने कहा, तो पार्लियामेंट्री सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। ये के एम मुंशी का विचार है। 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे, लॉर्ड मार्ले ने बोला है लॉर्ड मिंटो को एक पत्र में। वे सुधार ब्रिटिश राज्य को सूचित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, लॉर्ड मार्ले ने बोला ये बात। ठीक है, अब आते हैं भारतीय राष्ट्रवादी अथवा और प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में यूएस सैन फ्रांसिस्को में चलाया गया और फाउंडर थे लाला हरदयाल। इन सबको देखते हैं। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल का नेतृत्व
मतलब इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तथा जापान एक ओर थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की दूसरी ओर थे। यह काल मुख्यतः राष्ट्रवाद का परिपक्वता का काल था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर निम्न 3 चरणों में व्यक्त था। ये चरण थे: उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन था, के प्रति निष्ठा का कार्य समझा और उसे पूर्ण समर्थन दिया। उग्रवादी, जिसमें तिलक भी सम्मिलित थे, उन्होंने भी ब्रिटेन का साथ दिया, किंतु क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में सुशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। जबकि क्रांतिकारियों को मानना था कि यह युद्ध बहुत अच्छा टाइम है। इस युद्ध में एक सौ अवसर के रूप में इन्होंने देखा है कि अगर इस टाइम हम इसको मतलब यहाँ पे अतिवाद करें, यानी कि ठीक है, ब्रिटेन को अगर मतलब जो अंग्रेज हैं उनको सत्ता उखाड़ने का ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियाँ। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारी आतंकवादियों में अपार उत्साह का संचार किया गया। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने गदर पार्टी और यूरोप में बर्लिन कमेटी ने ठीक है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियाँ संचालित की। ठीक है, यूएसए में गदर पार्टी, ठीक है, यूएसए में गदर पार्टी, बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में, यूरोप में बर्लिन कमेटी, बर्लिन कमेटी यूरोप, यूरोप में, ठीक है। तो इन्होंने सैनिक गतिविधियां यानी आतंकवादियों का समर्थन किया। उसके आगे देखते हैं, इनके साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा भी कुछ छिटपुट स्थानों पर जैसे सिंगापुर इत्यादि में क्रांतिकारी आतंकवादियों कार्रवाई संपन्न की। भारत में इस अवसर को क्रांतिकारी आतंकवादियों ने एक ईश्वरीय उपहार मानकर समझा। ठीक है, जिसको उपद्रवी शासन से मुक्त कराने की योजना बनाई। ब्रिटेन के शत्रुओं जर्मनी तथा तुर्की से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। गदर आंदोलन गदर दल द्वारा चलाया गया था, जिसका गठन 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हृदय लाल द्वारा किया गया था। रामचंद्र बरकतुल्ला और कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसमें सहयोग किया था। सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का मुख्यालय था। ठीक है, जो गदर दल था, ठीक है, तो वो मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। आगे देखते हैं, अमेरिका के कई शहरों में इसकी शाखाएं खोली गई। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, 1857 की याद में गदर साप्ताहिक पत्रिका आगे वो देखते हैं। गदर दल के कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे। गदर दल के कार्यकर्ताओं में पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में कनाडा और अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। अमेरिका एवं कनाडा के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त पश्चिमी तट पर भी उनकी संख्या अधिक थी। गदर दल की स्थापना से पूर्व ही यह ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी। इसमें रामदास पुरी, जी डी कुमार, तरनादास, सुवंत सिंह पखाना की मुख्य भूमिका थी। 1911 में लाला हृदय लाल के पहुंचने पर इनमें तेजी आ गई। इन सभी प्रयत्नों से 1913 में गदर दल की स्थापना की गई। इससे पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु वैंकूवर कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह एवं सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जा चुकी थी। ठीक है, इससे पूर्व ठीक है, सिएटल और स्वयं वैंकूवर यानी कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह एवं सिएटल में स्वदेशी सेवक गृह और यूनाइटेड इंडिया हाउस, स्वदेशी
सेवक ग्रह, ठीक है, स्वदेशी सेवक ग्रह और यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइटेड इंडिया हाउस, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना हो चुकी थी। और ये जो स्वदेशी सेवक है वैंकूवर कनाडा, और यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल, ठीक है। इन दोनों की स्थापना हो चुकी थी इससे पूर्व। आगे देखते हैं। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भी क्रांतिकारी आतंकवादियों की सहायता से भारत को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना था। विदेशों में ब्रिटेन विरोधी आतंकवादी गतिविधियों के संचालन से में गदर दल की भूमिका रही। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारियों और साम्राज्य विरोधी साहित्य का प्रकाशन करना, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों के मध्य साम्राज्य विरोधी साहित्य का प्रकाशन करना, मध्य कार्य करना और उनमें ब्रिटेन विरोधी भावना जगाना, हथियार प्राप्त करना, भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य उन्हें वितरित करना, एक एक करके सभी विदेशी उपनिवेशों को विद्रोह प्रारंभ करना। गदर दल की गतिविधियों में लाला हरदयाल की भूमिका सर्वप्रमुख थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सरवाग, बरकतुल्लाह भाई परमानंद भी गदर दल के सदस्य थे। इन सभी ने भारत में स्वतंत्रता की स्थापना का अपने लक्ष्य घोषित किया। 1913 में गदर दल की स्थापना के पश्चात जैसे ही इसकी गतिविधियां प्रारंभ हुई, दो अन्य घटनाओं ने उसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। ये घटनाएं थी कामागाटा-मारू और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, ठीक है। कामागाटा-मारू इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन के प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इस कांड ने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। पंजाब के एक क्रांतिकारी बाबा गुरदित्ता सिंह ने एक जापानी जलपोत कामागाटा-मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों और 21 मुसलमानों को, ठीक है, 21 मुसलमानों को सिंगापुर के वैंकूवर ले गए, ठीक है, ले जाने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य था कि लोग वहां जाकर स्वतंत्र एवं सुखमय जीवन व्यतीत करें और बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। किंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी और मजबूरन यह जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः वापस लौटाया कलकत्ता में। और कलकत्ता में क्या हुआ कि कलकत्ता इस जहाज के यात्रियों का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण कनाडा सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया है। कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरदित्ता साहब को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया और किंतु वे बच गए। शेष यात्रियों को जबरन पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया, किंतु संघर्ष हुआ और 22 लोग मारे गए, ठीक है, यात्रियों में। शेष यात्रियों को विशेष रेलगाड़ी द्वारा पंजाब पहुंचा दिया गया। बाद में इनमें से अधिकांश ने अनेक स्थानों पर डकैती डाली, ठीक है। देखो तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 1913 में कामागाटा-मारू, और क्योंकि यहाँ पे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है, गदर पार्टी बन चुकी थी। और कामागाटा-मारू और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 में हुआ। इन दोनों ने इसकी नींव डाली, ठीक है। अब कामागाटा-मारू क्या था? कामागाटा-मारू एक जापानी जहाज था, ठीक है, एक जापानी जहाज था। जापानी जहाज था जो किराए पर लिया गया था, ठीक है, जो जहाज जो किराए पर लिया गया था। और इस जहाज के जो वाहक थे, मतलब ये जहाज कौन लाया था? बाबा गुरदित्ता सिंह, बाबा गुरदित्ता सिंह, ठीक है, बाबा गुरदित्ता सिंह थे, ठीक है। और इस कामागाटा-मारू पे कौन कौन लोग जा रहे थे? 351 पंजाबी सिख प्लस 351 पंजाबी सिख प्लस 21 मुस्लिम, ठीक है, इस जहाज पर थे, ठीक है। ये जहाज क्या हुआ कि ये जहाज कनाडा गया, मतलब सिंगापुर गया
लेकिन जो कनाडा की सरकार थी उसने इसको एंट्री नहीं दी, यानी कि उसने इस कामागाटा मारू को एंट्री नहीं दी। ठीक है, एंट्री क्यों नहीं दी? क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड का दबाव था कनाडा पर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो भारतीय जो कामागाटा मारू पहले तो गया, ठीक है, कहाँ गया था? सिंगापुर। सिंगापुर गया, लेकिन यहाँ पर इसे उतरने की इजाज़त नहीं मिली, नो एंट्री नहीं मिली। ठीक है, कनाडा की सरकार ने एंट्री नहीं दी, और किसके दबाव में? इंग्लैंड के दबाव में। ठीक है, तो ये वापस आया, वापस कहाँ रुका? ठीक है, ये वापस आ गया कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता आ गया। जब उसके बाद क्या हुआ कि जो जब ये बाबा गुरदित्ता सिंह थे, इनको इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। जब गुरदित्ता सिंह को प्रयास किया गया तो क्या हुआ कि गुरदित्ता सिंह बच निकले, लेकिन 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 क्या हुआ कि जो बाकी यात्री थे उनको, ठीक है, उनको ट्रेन में जबरदस्ती बैठाने लगे ये लोग पंजाब भेजने के लिए। ठीक है, और इन इन लोगों के बीच, अंग्रेजों और इनके बीच यात्रियों के बीच संघर्ष हुआ, तो लगभग 22 लोग मारे गए। ठीक है, तो लगभग 22 लोग मारे गए। ठीक है, देखो ये हैं ये वाले लोग, और ये हैं ब्रिटिश। इन दोनों के बीच में झड़प हुआ, जहाँ पर ब्रिटिश मतलब वही है क्या जीती क्या, मतलब 22 लोग मारे गए। तो ये इससे इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा गदर पार्टी के लिए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 में, इसको देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अत्यधिक उत्तेजित हो गए, उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने विदेश में रह रहे क्रांतिकारी आतंकवादियों से बाहर जाकर ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने का आह्वान किया। इन क्रांतिकारियों ने धन एकत्रित करने हेतु तो अनेक स्थानों पर राजनीतिक डकैतियां डाली। जनवरी 1915 में पंजाब में हुई राजनीतिक डकैतियों की महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। इन डकैतियों की पार्श्विक मंशा कुछ भिन्न नजर थी। 5 में से 3 घटनाओं में छापेमारों ने अपना प्रमुख निशाना जमींदारों को बनाया और उनके ऋण संबंधी कागजातों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार इन घटनाओं में पंजाब, ठीक है, इस प्रकार इन घटनाओं ने पंजाब में स्थित अत्यंत विस्फोटक एवं तनावपूर्ण बना दी। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह किया। ठीक है, विदेश में रहने हजारों भारतीय भारत के लिए इकट्ठे हुए। विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा किया गया। कई भारतीय सैनिकों ने की रेजिमेंटों को विद्रोह करने के लिए तय किया, किंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह का जानकारी दी और सरकार ने भारतीय रक्षा अधिनियम, ठीक है, सरकार ने भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 लागू कर दिया। संदिग्ध सैनिक रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। देश को निर्वासित कर दिया गया। विदेशों में से 45 पर मुकदमा विद्रोहियों में से 45 पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई और राजभाई बोस जापान भाग गए, जहाँ अंबानी मुखर्जी के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते रहे। कई बार उन्होंने भारतीय हथियार भेजने का प्रयास किया। सचिन सान्याल को देश से निर्वासित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हो रहे आतंकवादियों गतिविधियों को चुनने के लिए उसी प्रकार का दमन का सहारा लिया, जैसे कि 1857 के विद्रोह में के समय लिया था। सरकार पहले ही क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों को चलने के लिए अनेक कानून बना चुकी थी। भिन्न अधिनियमों को मिलाकर 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया, किंतु इस अधिनियम का सबसे प्रमुख उद्देश्य गदर आंदोलन को कुचलना था। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां की। विशेष रूप से गठित अदालतों ने सैकड़ों लोगों को फांसी दी। विद्रोही सैनिकों के सैन्य न्यायालयों द्वारा कड़ी सजाएं दी गई। पंजाब, जो कि गदर आंदोलन का गढ़ समझा जाता था, यहाँ अनेक लोगों का दमन किया गया। सरकार ने अपने कुछ चक्र में बंगाली उग्रवादियों को भी कड़ी सजाएं दी। गदर आंदोलन का मूल्यांकन। गदर आंदोलन को अपने उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु हथियार, धन, प्रशिक्षण और समानुकूल योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश इनमें से सभी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सके। गदर दल के समर्थकों को आभास नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतना शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही गदर आंदोलनकारियों ने अपनी शक्ति और संगठन का आकलन किए बिना ब्रिटिश सरकार शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया। गदर आंदोलन का अभियान मुख्यतः क्रुद्ध एवं असंतुष्ट अप्रवासी भारतीयों पर निर्भर था, जो श्वेत वर्गीय ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे। किंतु आंदोलनकारियों ने भारतीय जनमानस में अपनी पैठ नहीं बनाई। वे भारतीय समुदाय को उचित समय से पर संगठित भी नहीं कर सके। आंदोलनकारी विशालकाय ब्रिटिश शासन की
वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं कर सके। इस मिथ्या अवधारणा को पाई रही कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण माहौल तैयार हो चुका है। ठीक है, एक मिथ्या थी। इनमें केवल चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। आंदोलनकारियों को निरंतरता प्रदान करने वाले तथा विभिन्न पहलुओं में साम्य स्थापित करने वाले का नेतृत्व अभाव रहा है। यद्यपि इन्होंने भारतीयों को स्वतंत्र राष्ट्रवाद की शिक्षा तो दी, किंतु उनका समानुकूल प्रयोग नहीं सिखा सके। लाला हरदयाल विभिन्न विचारधाराओं के अच्छे समर्थक एवं प्रचारक, किंतु उनमें कुशल नेतृत्व एवं संगठित सामर्थ्य का अभाव था। उनके असमय अमेरिका छोड़ने से आंदोलन का पर अत्यंत प्रभाव पड़ा और नेतृत्वहीन हो गया। उसका संगठन भी बिखर गया। यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियां। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ और लाला अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना की। अब इसमें इसको भी देख लेते हैं। यूरोप में ठीक है, जिम्मेरमैन योजना, ठीक है, जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना। बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया कमेटी फॉर इंडियन ठीक है, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। और ठीक है, किसने किसने की थी? साथ किसने किसने दिया? वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हृदयलाल, लाला हृदयलाल, लाला हृदयाल, ठीक है। इन लोगों ने जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है, जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना और अप्रवासी भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था। हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना था और किसी भी तरह भारत के औपनिवेशिक शासन से मुक्त दिलाना था। ठीक है, एट एनी कॉस्ट भारतीयों को उपनिवेशी शासन से मुक्ति, निवेशी शासन से मुक्ति ठीक है, ये चीज़ें थी। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विश्व के विभिन्न भागों जैसे कि बगदाद, ईरान, तुर्की और काबुल में अनेक क्रांतिकारी को अपने भारतीय सैनिकों एवं भारतीय युद्ध बंदियों के मध्य कार्य करने के लिए भेजा। इनका कार्य भारतीय सैनिकों एवं विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे भारतीयों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावना जागृत करना था। इसी प्रकार का एक शिष्टमंडल राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला एवं अबैदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया, जहाँ उसने युवराज अमरुल्लाह के सहयोग से अस्थायी भारत शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक शिष्टमंडल काबुल गया। शिष्टमंडल काबुल गया। प्रिंस अमानुल्लाह, ठीक है, वहाँ के प्रिंस कौन थे?
ओबैदुल्ला सिंधु के नेतृत्व में, जहाँ के अमानुल्लाह के सहयोग से अस्थायी भारत शासन की स्थापना हुई। अमानुल्लाह अस्थायी भारत शासन, अस्थायी भारतीय शासन स्थापित, स्थायी भारत शासन की स्थापना हुई। अस्थायी, ठीक है, अस्थायी भारत शासन की स्थापना हुई। और जो शिष्टमंडल था, उस शिष्टमंडल में भारत की तरफ से कौन गया? राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप गए। बरकतुल्लाह एवं ओबैदुल्लाह सिंधी प्लस बरकतुल्लाह ओबैदुल्लाह सिंधी, तो ये सब था। तो ये शिष्टमंडल में ये लोग थे। सिंगापुर में विद्रोह, इस दौर से विदेश में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं में सिंगापुर में हुए विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं बटालियन के सैनिकों ने जमादार चिश्ती खां और जमादार अब्दुल गनी एवं सूबेदार दाऊद खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और सरकार ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया। घटना से संबद्ध 37 नेताओं को फांसी और 41 को आजीवन कारावास का कठोर दंड दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सिंगापुर विद्रोह, सिंगापुर, ठीक है। तो पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइव इन्फेंट्री, पंजाबी मुस्लिम 34वीं लाइव इन्फेंट्री, 5वीं लाइव इन्फेंट्री, 5वीं लाइव इन्फेंट्री, 5वीं लाइव इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन, ठीक है। ठीक है, इसको नष्ट मतलब बर्खास्त कर दी। ठीक है, जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खां, ठीक है, इसके नेतृत्व करता थे। इसको 36वीं सिख बटालियन को बर्खास्त कर दिया। 37 को फांसी और 41 को आजीवन कारावास। 37 को फांसी, 41 आजीवन कारावास। आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होने वाले क्रांतिकारी घटनाएं। इस काल में भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र मुख्यतः पंजाब एवं बंगाल रहे हैं।
बंगाल में होने वाली विभिन्न घटनाओं में रास बिहारी बोस एवं सचिन सान्याल की भूमिका मुख्य रही है। इन दोनों, ठीक है, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल की भूमिका मुख्य रही है। इन दोनों क्रांतिकारियों ने पंजाब लौटे गदर दल के नेताओं में के सहयोग से अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। अगस्त 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के रेटा फर्म में कर्मचारियों की सहानुभूति से लूट लिया। ठीक है, बंगाल में कलकत्ता के रेटा फर्म, जिसे 50 माउजर पिस्तौल और 36,000 राउंड मिले। बंगाल के अन्य प्रमुख क्रांतिकारी नेता जतिन मुखर्जी थे। इनके नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी कार्य किए। इनमें रेलवे पटरियों को उखाड़ना, कोर्ट विलियम किले का घेराव, जर्मन हथियारों को वितरित करना इत्यादि शामिल है। किंतु कमजोर संगठन एवं संयोजन के अभाव में क्रांतिकारियों के अधिकांश प्रयास विफल रहे। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर बादा जतिन मुखर्जी पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए। तो इतनी चीज लिख लें। प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914-18। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया में केंद्र, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 में। ठीक है, आगे देखते हैं। रास बिहारी बोस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं, इंडिया पर प्रभाव क्या पड़ा, ये चीज़ें हम देखेंगे। इंडिया में बंगाल और पंजाब, बंगाल प्लस पंजाब, ठीक है, बंगाल और पंजाब केंद्र है, सेंटर है। ठीक है, उसके बाद बंगाल में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, बंगाल में रास बिहारी बोस प्लस सचिन सान्याल, ठीक है, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। इन दोनों क्रांतिकारियों ने पंजाब लौटे गदर दल के नेताओं का सहयोग करके अगस्त 1914 को बंगाल में क्रांतिकारी कलकत्ता के रोड्डा फर्म के कर्मचारियों की सहानुभूति से लूट लिया। प्लस गदर दल के नेताओं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, रोड्डा फर्म को लूटा और इसमें क्या लूटा, माउजर प्लस कारतूस, ठीक है, माउजर और कारतूस लूटे। ठीक है, जिसमें माउजर कितने थे, 50 माउजर थे और 47,000 कारतूस। तो माउजर थे 50 और कारतूस थे 47,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल के अन्य प्रमुख नेता जतिन मुखर्जी हैं। तो जतिन मुखर्जी का भी विशेष योगदान है। सितंबर 1915 को उड़ीसा के तट पर, सितंबर 1915 उड़ीसा बालासोर जतिन मुखर्जी शहीद, बंगाल के ही नेता थे ये भी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व के पश्चात इस क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ समय के लिए थोड़ा विराम आया, जब सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया।
साथ ही मानटेंग्यू चौंसठ सुधार 1915 लागू करने की अनुरंजक वातावरण बन गया। इसके अतिरिक्त इसी समय भारतीय राजनीति में गांधी जी का राष्ट्रीय नेता के रूप में आगे आए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का सिद्धांत दिया। ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के उत्पन्न परिस्थितियों में अन्य नाटकीय लेकिन अधिक प्रभावशाली प्रक्रिया हुई। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, होम रूल लीग। ठीक है। अब होम रूल लीग आते हैं। होम रूल लीग, अभी होम रूल लीग दो टाइप्स था, मतलब इसके दो लोगों ने इसको अलग अपने अपने तरीके से इस होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग का अर्थ होता है स्वशासन। स्वशासन, ठीक है। इस होम रूल लीग का अर्थ है स्वशासन। तो एक पहला एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक भी लौट आए थे गिरफ्तार होने के बाद, जेल की सजा, जेल में गए थे, उसके बाद ये लौट आए, तब इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारतीयों में कम प्रभावशाली प्रतिक्रिया के सामने आया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यद्यपि यह आंदोलन स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसमें तत्कालीन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। भारतीय होम रूल लीग का गठन आयरलैंड के होम रूल लीग के नमूने पर किया गया था। ठीक है। गठन आयरलैंड होम रूल लीग के नमूने पर को देखकर इसका गठन हुआ। आगे देखते हैं। जो तत्कालिक परिस्थितियों में तेजी से उभरती हुई प्रतिक्रियात्मक राजनीति के नए स्वरूप के प्रतिनिधित्व करती है। एनी बेसेंट एवं तिलक ने इसे नया स्वरूप दिया। आंदोलन प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारक थे। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर दबाव डालना आवश्यक है। पार्लियामेंट्री सुधार का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरम बंदियों का भ्रम सरकार से निष्ठ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर आरोपित कर दिया गया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। यह विश्व युद्ध तत्कालीन विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच अपने हितों को लेकर लड़ा गया था। इससे अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया था। जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वे पुनः किसी अवसर की तलाश में थे। ठीक है। जून 1914 ये जेल से रिहा। आगे देखते हैं कि तिलक ने कहा कि हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल लीग जैसे आंदोलन के द्वारा भारतीयों की दशा में सुधार लाने के वकालत शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ तक कि संकट के इन क्षणों में हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। 1896 में आयरलैंड की थियोसॉफिकल महिला एनी बेसेंट भारत आई। 1896 में आयरलैंड की थियोसॉफिकल महिला एनी बेसेंट। ठीक है। ये कहाँ थी? एनी बेसेंट भारत आई। कब आई थी? 1896 में भारत आई। 1896 में भारत आई। आगे देखते हैं। 1914 के नरमपंथियों एवं अतिवादियों के मत समझौता प्रयासों में असफल हो जाने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने दोनों ने स्वयं के प्रयासों से राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत करने का निश्चय किया। 1915 के प्रारंभ में एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिदेशों के शासन की स्थापना हेतु अभियान शुरू प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया एवं काउंसिल नामक पत्र का प्रकाशन किया। न्यू इंडिया एवं काउंसिल नामक पत्र का प्रकाशन। न्यू इंडिया
प्लस कामन बिल। ये दोनों पत्र थे, पत्र प्रकाशन। ठीक है, आगे देखते हैं। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सम्मुख भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग को दृढ़ता के साथ उठाया। 1915 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक एवं एनी बेसेंट को अपने प्रयासों से में थोड़ा सफलता मिली। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया जाए। यद्यपि एनी बेसेंट प्रारंभ में अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। अधिवेशन में एनी बेसेंट अपनी होम रूल लीग योजना के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने में सफल रही, किंतु कांग्रेस शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक मांगों का प्रचार प्रसार करने तथा स्थानीय कांग्रेस कमेटियों को पुनः सक्रिय करने पर अवश्य सहमत हो गई। इसके पश्चात एनी बेसेंट ने कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त होने का इंतजार न करते हुए स्वयं के प्रयासों में होम रूल लीग की स्थापना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने घोषित किया कि चूंकि कांग्रेस में उनकी लीग को स्वीकृति प्रदान करने में अनिवार्य कदम नहीं उठाए, तथा लीग के माध्यम से भी अपने उद्देश्यों को स्वयं प्राप्त करने के हेतु स्वतंत्र हैं। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किसी प्रकार से आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए पृथक लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया। तिलक की होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं बर्रार में खोली गई। इसकी 6 शाखाएं संगठित थी। ठीक है, अप्रैल 1916। ठीक है, शाखाएं 6। ठीक है, स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार में लीग ने अपने मुख्य लक्ष्य घोषित किया। स्वराज की मांग, भाषाई प्रांत। स्वराज की मांग, भाषाई प्रांत। ठीक है, आगे देखते हैं। बेसेंट की होम रूल लीग सितंबर 1916 में मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा हुई। मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई। लगभग इसकी 200 शाखाएं थी। ठीक है, सितंबर 1916। उन्नीस सौ 200 शाखाएं। ठीक है, जॉर्ज अर्डेल को लीग का सचिव में नियुक्त किया गया। यद्यपि एनी बेसेंट की लीग का संगठन तिलक की होम रूल लीग की तुलना में कमजोर था, किंतु इसके सदस्यों की काफ़ी बड़ी संख्या थी। बेसेंट की लीग में अर्डेल के अलावा BM बाड़िया और CP रामास्वामी अय्यर ने भी मुख्य भूमिका निभाई। अर्डेल, जॉर्ज अर्डेल, ठीक है, सचिव थे, सचिव बनाया। आगे देखते हैं। धीरे धीरे होम रूल लीग आंदोलन लोकप्रिय होने लगा। इसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। इसके प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर स्वरूप, लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इनमें से कुछ नेताओं को स्थानीय शाखाओं का प्रमुख नियुक्त किया गया। इनके अतिवादी राष्ट्रवादी, जिनके कांग्रेस की कार्यप्रणाली से मोहभंग हो चुका था, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया के अनेक सदस्य ने भी, ठीक है, अनेक सदस्य भी आंदोलन के सदस्य की ग्रहण करने लगे। फिर भी एंग्लो इंडियंस, बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां इस आंदोलन से दूर रहीं, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल लीग का तात्पर्य हिंदू मुख्यतः उच्च जातियों के स्वशासन से है। होम रूल लीग आंदोलन का कार्यक्रम। होम रूल लीग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय जनमानस में होम रूल अर्थात शासन का वास्तविक अर्थ से परिचित कराना है। इसने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने से पिछले सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण
से पिछड़े क्षेत्र जैसे गुजरात एवं सिंध को अपनी पैठ बनाई। आंदोलन का उद्देश्य पुस्तकालयों एवं अध्ययन कक्षों, ठीक है, अध्ययन कक्षों जिसमें राष्ट्रीय राजनीति के से संबंधित पुस्तकों का संग्रह तथा जनसभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन कर भारत में राजनीतिक शिक्षा को प्रसार करना था। इसलिए समाचार पत्रों, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन, ठीक है, पंपलेट्स, पोस्टर, पोस्ट कार्ड, नाटकों तथा धार्मिक ग्रंथों, गीतों जैसे माध्यमों को भी अपने प्रयासों में सम्मिलित किया गया। लीग ने अपने उद्देश्य की सफलता के लिए कोष बनाया, धन एकत्रित किया, सामाजिक कार्यों का आयोजन किया, स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभाई। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया। 1917 में रूसी क्रांति से भी लीग के कार्यों में सफलता मिली। लीग, ठीक है, रूसी क्रांति 1917, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, और रूसी क्रांति 1917। लीग के प्रति यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, जो होम रूल लीग 1916, 14 और 1916 दोनों ही 1916 में बनाई गई थी। उसके बाद 1917 में रूसी क्रांति, लीग के प्रति सरकार का रोक। सरकार ने लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई और लीग के कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा लिया। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की। बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। उसके पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। जून 1917 में बेसेंट एवं उनके सहयोगी बीबी बाड़ी एवं जॉर्ज अर्डेल को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई। अत्यंत नाटकीय ढंग से MS सुब्रमण्यम ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी। तिलक ने सरकारी दमन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम प्रारंभ करने की वकालत की। सरकार को विश्वास था कि इन कार्रवाइयों से होम लीग स्वतः ही समाप्त हो जाए, किंतु इसका उल्टा परिणाम हुआ। सरकार कुछ चक्र के विरोध में आंदोलनकारियों संगठित हो गए। कई राष्ट्रवादी इसमें शामिल हो गए। तिलक ने घोषणा की यदि इन बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। 20 अगस्त 1917 को भारतीय सचिव मांडवी माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्था की क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया। ठीक है, इसके पश्चात होम रूल लीग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो हम इनमें क्या क्या नोट कर सकते हैं। जून 1917 और सितंबर को जून 1917, ठीक है, बेसेंट, अर्डेल, बाडिया गिरफ्तार 1917 सितंबर को रिहा। साथ दिया तिलक ने। ठीक है, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी उपाधि त्याग दी। सर की उपाधि सुब्रमण्यम अय्यर ने प्लस सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि त्याग दी। उपाधि त्याग दी। होम रूल स्थगित। आगे देखते हैं।
आंदोलन के प्रभाव संगठन का अभाव था। 1917 से 18 में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव हुआ। अधिवेशन की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करने वाले उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों का आश्वासन देने तथा बेसेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्ट हो गए। आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाने जाने की बात से नरमपंथी आंदोलन से पृथक होने लगे। 1918 के पश्चात तो उनकी भागीदारी बिल्कुल नाममात्र की रह गई। जुलाई 1918 मानते हैं कि चलो सुधार के सार्वजनिक होने से राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद पैदा हो गए, सैद्धांतिक आधार पर बेप्रभावित हो गए। ठीक है, सितंबर 1918 में एक मुकदमे के सिलसिले में तिलक विदेश चले गए, जबकि सुधारों के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध के मुद्दे पर एनी बेसेंट विचलित हो गई। बेसेंट द्वारा आंदोलन के सुयोग्य नेतृत्व प्रदान करने का पाने की अक्षमता तथा बाल गंगाधर तिलक विदेश जाने के कारण, ठीक है, ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। अब इसको आगे देखते हैं। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, अध्यक्षता की, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, चेयरमैन अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। आगे बढ़ते हैं। पुराने विवाद आपस में अर्थहीन हो गए, तो ठीक है, इसमें नरम दल गरम दल साथ भाग गए। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौता, ठीक है, उपलब्धियों में गरम दल अथवा कांग्रेस पुनः प्रवेश किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? नरम दल प्लस गरम दल एक हो गए और मुस्लिम लीग कांग्रेस में मिल गई। मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस एक हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1900, ठीक है, 19 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मत समझौता हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगे प्रस्तुत की। कांग्रेस एवं लीग के मध्य एक समझौता और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय युवा क्रांतिकारी आतंकवादियों में मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ थी। फलतः लीग के कांग्रेस के समीप आने से कांग्रेस के साम्राज्यवादी विरोधी अभियान की ओर गति मिल गई। मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने के कई कारण थे। 1912 से 13 के बल्कान युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया था। इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की की शक्ति छीड़ हो गई थी, उनकी सीमा क्षेत्र संकुचित हो गई थी। उस समय तुर्की के शासक ने दावा किया था कि वह मुसलमानों का खलीफा है। ठीक है, भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। ब्रिटेन के युद्ध में तुर्की की सहयोग न देने पर भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए थे। फलतः मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सहयोग से करने का निश्चय किया। 1912 से 13 रीजन बाल्कान का युद्ध 1912-13 12-13 ही है ना? ठीक है, ठीक है, का युद्ध किसके बीच हुआ? तुर्की, ठीक है, का युद्ध तुर्की की सहायता नहीं की इंग्लैंड ने, की सहायता नहीं की इंग्लैंड ने तुर्की की सहायता नहीं की इंग्लैंड ने। और यहाँ के जो राजा था ने घोषणा
घोषणा की कि मुसलमानों का खलीफा होने का खलीफा होने का आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन को रद्द करने में सरकारी निर्णय उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 में जोरदार समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसे सरकारी सहायता दिए जाने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान रुष्ट हो गए थे। मुस्लिम लीग के तरुण समर्थक धीरे धीरे राष्ट्र सशक्त राष्ट्रवादी राजनीति की ओर उन्मुख हो गए थे। उन्हें अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांतों को उभरने का प्रयास किया था। 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने निश्चय किया कि वो भारत के अनुकूल सुशासन की स्थापना में किसी अन्य ग्रुप या दल के सहयोग कर सकता है, बशर्ते भारतीय मुसलमानों के हितों पर कुठाराघात न हो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों में भय का वातावरण प्राप्त हो चुका था। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल और मोहम्मद अली के पत्र कामरेड पर सरकारी दमन का निशाना बनना पड़ा। अल हिलाल और कामरेड, अल हिलाल प्लस कामरेड। कामरेड था जिन्ना का, क्या था, एपीजे का पत्र। आगे देखते हैं। उपयुक्त कारकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को एकीकरण को संभव बना दिया। कांग्रेस लीग में इस समझौते को मुस्लिम लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख विचार है वार्षिक अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार। 10 वर्षों में पीड़ादायक अलगाव और गलतफहमियों के धरातल के परिभ्रमण तथा दुखद विवादों के पश्चात कांग्रेस के दोनों गुटों ने यह सच्चाई महसूस की कि एकता में शक्ति है और तथा विभाजन में विनाश है। मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 20 अगस्त 1917। मांटेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे। इस पद पर नियुक्त होने से कुछ समय पश्चात ही मांटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को कॉमन सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। महामहिम सम्राट की सरकार की नीतियों जिससे भारत सरकार भी पूर्ण सहमत है और यह भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े और सुशासन संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना की हो तथा यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने यह निश्चित कर लिया कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अतिशीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि यह प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ये सब बातें कही थी 1909 में माले द्वारा घोषित। ठीक है, तो होम लीग के बारे में, होम लीग घोषणा, मांटेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917। मांटेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917। ठीक है, इस घोषणा पत्र में सुशासन की मांग, सुशासन और सुशासन चरणों में देने की बात कही। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब सारांश है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब जब नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो उसमें सारांश सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।